तो हमने पढ़ लिया है क्या, बी ड्यू टू स्ट्रेट वायर, है ना। अब हम किसकी बात करेंगे? अब हम बात करेंगे एम्पियर्स लॉ। ठीक है, ये एम्पियर्स लॉ क्या कहता है बच्चों कि आपके पास अगर कोई भी क्लोज्ड पाथ अगर है ना, उस पाथ में अलग अलग जगह पर मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग हो सकता है। उस पाथ को हम क्या करें, स्मॉल सेगमेंट्स में डिवाइड करें। ये मैंने क्या किया, उसको कई सारे डीएल वेक्टर के सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, और इसके आसपास से कुछ वायर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, करंट कैरिंग वायर्स। और ये वायर्स ऑफ कोर्स क्या होगा, कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस करेंगे ही। ये ऐसे हैं, टोटल कितने वायर्स बनाए हैं मैंने बेटे? 6 वायर्स बनाए हैं, अलग अलग डायरेक्शन में वो ओरिएंटेड हैं, इस तरह से करंट फ्लो कर रहा। इफ बी इज स्ट्रेंथ ऑफ resultant magnetic field due to all the wires, then integral of b dot dl, ये पूरा क्लोज बना दिया। इसका मतलब क्या है, डीएल वेक्टर ऐसे लेते जाना है ताकि क्या है, डीएल वेक्टर सब ले ले करके पूरा कंप्लीट पाथ, क्लोज पाथ बन जाए। तो ये किसके बराबर होगा, म्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट पासिंग इनसाइड द लूप। ये जो लॉ होता है इसको क्या बोलते हैं बेटे, एम्पियर्स लॉ। B is strength of resultant magnetic field due to all the wires। ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है इसको थ्योरेटिकली क्या पढ़ते हैं, इसको बोलते हैं लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर अ क्लोज्ड पाथ। क्लोज्ड पाथ कोई भी हो सकता है, ओवर एनी क्लोज्ड पाथ।
ये जो स्टेटमेंट हमने लिखा है इक्वेशन की फॉर्म में, इसको क्या बोलते हैं? एम्पियर्स लॉ। ये जो व्हाइट कलर में मैंने बनाए हैं ये क्या है? दीज आर ऑल डीएल वेक्टर्स। आपको क्या करना है, जैसे इस पॉइंट पर कुछ स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रही होगी, है ना, तो वहां पर बी वेक्टर और डीएल वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करना है। फिर आगे कुछ स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रही होगी, वहां पर बी वेक्टर डीएल वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करना है। फिर आगे कुछ स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रही होगी, यहाँ कुछ रही होगी, इधर कुछ रही होगी। ऐसे अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रही है। सब जगह जाकर के बी डॉट डीएल करके हमें इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो वो जो इंटीग्रेशन आएगा पूरी लाइन पर, उसको बोलते हैं लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। वो क्या है, इंटीग्रेशन करने के बाद क्या होगा, बाहर वालों का इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा, है ना। अब ये सिग्मा इनसाइड कैसे लिखेंगे अपन? सिग्मा इनसाइड लिखने के लिए आपको क्या करना है, देखो डीएल वेक्टर आप किसी एक डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में आप उसका चॉइस कर सकते हो, दैट इज अप टू यू। You can move in clockwise direction, you can also move in anti-clockwise direction. Whatever direction of dl vector you have taken, आप क्या करो, उस डायरेक्शन में राइट हैंड फिंगर्स को रोटेट करो और देखो थंब किस डायरेक्शन में जा रहा है। थंब जिस डायरेक्शन में जा रहा है, जैसे इस पर्टिकुलर केस की बात करें तो किस डायरेक्शन में जा रहा है थंब बेटे? ऊपर की तरफ। तो जो करंट ऊपर जा रहा है उसको पॉजिटिव ले लो, जो थंब के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है उसको, उस करंट को नेगेटिव ले लो। तो ये बराबर हो जाएगा म्यू नॉट टाइम्स I3 प्लस I5 माइनस I4। और बाहर वाले करंट को तो हमें लेना ही नहीं है, जो करंट लूप पे से टेंजेंशियली निकल गया उसको भी हमें नहीं लेना है। ये जो लॉ है इसको बोलते हैं क्या बच्चों? एम्पियर्स लॉ। ये बात समझ में आ रही है बच्चों? यस। अब इसका यूज कैसे करते हैं, देखिए। सर 1 मिनट, वो लिखना था। हम्म। हाँ सर, हो गया। हो गया बेटे? हाँ। अब देखिए क्या है, देखो जैसे मैं तुम्हें एक सिंपल सी बात बताता हूँ कि मानो आपसे कहा जाए कि एक करंट कैरिंग वायर है which is infinitely long. Consider an infinitely long current carrying wire.
और ये वायर की जो लेंथ है मान लेते हैं वो है, या लेट्स से कि ये इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर है, इसमें करंट इनटू द प्लेन फ्लो हो रहा है, करंट का मैग्नीट्यूड है आई, और यहाँ पर ये भी एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, इसमें करंट बाहर की तरफ फ्लो हो रहा है, करंट का मैग्नीट्यूड है 2I, है ना। अब हमें क्या करना है, एक इस तरह का रेक्टेंगुलर लूप बनाया हमने, और रेक्टेंगुलर लूप कैसा बनाया, ABCD एक रेक्टेंगुलर लूप हमने बनाया। अब हमें क्या दिया हुआ है, हमें जो दिया हुआ है वो ये दिया है, मान लो ये वायर 1 है, ये वायर 2 है। वायर 1 जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है वो B1 वेक्टर है, वायर 2 जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है वो B2 वेक्टर है, और हमें दिया हुआ है कि B1 वेक्टर का जब मैं डॉट प्रोडक्ट करता हूँ DL वेक्टर के साथ, DL वेक्टर अलोंग दिस लूप ही ले रहा हूँ, और इंटीग्रेशन करता हूँ उसका D से लेकर के A तक। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ कर रहा हूँ बेटे, D से लेकर के A तक, तो वो वैल्यू बराबर आती है किसके, सम कांस्टेंट K इंटू I के बराबर वो वैल्यू आती है। कितनी आती है, कांस्टेंट K इंटू I के बराबर। और जब मैं B1 डॉट DL करता हूं, और कहां से कहां तक करता हूं बेटे, D से लेकर के C तक करता हूं, B1 डॉट DL करता हूं D से C तक, तो वो वैल्यू बराबर आती है किसके, K डैश इंटू I के बराबर आती है, where K and K dash are some constants. Where K and K dash are some constants. तो हमें क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट या इसको ऐसे मान लो कि ये किसके बराबर है, अल्फा टाइम्स के बराबर है, तो कैलकुलेट K and alpha are some constants. Then calculate the value of
k in terms of म्यू नॉट एंड अल्फा। म्यू नॉट और अल्फा के टर्म्स में हमें k की वैल्यू कैलकुलेट करनी। सर आप एक बार क्वेश्चन बता सकते हो वापस? देखो क्वेश्चन क्या है, B1 वेक्टर इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर 1। B1 वेक्टर क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर 1। B2 वेक्टर क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर 2। ये है बेटा। तो हमें क्या क्या वैल्यू दी हुई है, B1 वेक्टर का जब D से A में इंटीग्रेशन करते हैं B1.dl तो इतना आता है, और इसी B1 का जब मैं D से C जा करके इंटीग्रेशन करता हूँ, D से C जा करके, D से C, तो वो आता है अल्फा के आई के बराबर वो आता है। तो हमें क्या करना है, अगर K और अल्फा कुछ कांस्टेंट हैं तो हमें K की वैल्यू पता लगानी है, किसके टर्म्स में, म्यू नॉट और अल्फा के टर्म्स। अब देखो इसको कैसे करेंगे बच्चों, हम सिमेट्री का आर्ग्यूमेंट यूज करेंगे और साथ ही साथ एम्पियर्स लॉ यूज करेंगे। तो सबसे पहले देखो एम्पियर्स लॉ में लिख के बताता हूँ, अप्लाई एम्पियर्स लॉ ऑन द लूप A B C D A and apply Ampere's law on the loop A B C D A and take DL vector in anti-clockwise direction। एंटी क्लॉकवाइज सेंस में हम डीएल वेक्टर ले लेते हैं। तो एम्पियर्स लॉ क्या कहता है कि जो भी रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है उसका जब मैं लाइन इंटीग्रल करूंगा पूरे लूप पर तो वो किसके बराबर आएगा, म्यू नॉट टाइम्स इस लूप के अंदर से जो नेट करंट पास हो रहा है वो, है ना। अब डीएल वेक्टर की डायरेक्शन में फिंगर्स को रोटेट करोगे तो थंब की डायरेक्शन क्या आ रही है बेटे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करोगे तो थंब की क्या डायरेक्शन आ रही है, आउटसाइड। आउटसाइड आ रही है ना। थंब की डायरेक्शन आ रही है आउटसाइड, बाहर की तरफ। तो मतलब 2i को पॉजिटिव लेंगे और i को नेगेटिव लेंगे, क्यों। तो क्या इसको 2i माइनस आई ऐसा लिख सकते हैं, यानी कि p डॉट dl की जो पूरी वैल्यू आ गई है कंप्लीट लूप के ऊपर इंटीग्रेशन, वो म्यू नॉट टाइम्स i के बराबर आ गया। ठीक है बेटे।
अब क्या होगा, बी डॉट डीएल का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, वायर 1 की वजह से लिख देते हैं b1 वेक्टर, वायर 2 की वजह से लिख देते हैं b2 वेक्टर, डॉट डीएल वेक्टर ये बराबर होगा म्यू नॉट आई के, है ना, ये बराबर हो जाएगा किसके, म्यू नॉट आई। ठीक है, तो b1 वेक्टर का इंटीग्रेशन, अब देखो बात क्या है, जब ये क्लोज लूप में इंटीग्रेशन करते हैं तो एक्चुअली में ये होता क्या है, ये एक्चुअल में हम 4 पार्ट में इसको डिवाइड कर सकते हैं, ए से बी का इंटीग्रेशन अलग करें, बी से सी का इंटीग्रेशन अलग करें, फिर सी से डी का इंटीग्रेशन, और फिर डी से ए का इंटीग्रेशन, और सभी इंटीग्रेशन में b1 वेक्टर प्लस b2 वेक्टर दोनों ही आएंगे। है ना, और ये किसके बराबर आ रहा है, ऑफ कोर्स म्यू नॉट इंटू आई के बराबर, तो ये आ ही रहा है ना। यस सर। अच्छा, इसमें एक इंफॉर्मेशन की और जरूरत पड़ेगी जो कि हमने यहाँ पर नहीं दी है, इंटीग्रेशन ऑफ b1 डॉट dl फॉर b to c, b से c वाले पाथ में b1 डॉट dl का जो इंटीग्रेशन है वो बराबर है किसके, अल्फा डैश इंटू के आई। तो हमें किसकी पता लगानी इन टर्म्स ऑफ म्यू नॉट अल्फा एंड अल्फा डैश, म्यू नॉट अल्फा एंड अल्फा डैश। ये बात समझ में आती है बच्चों? यस सर। अब देखिए, ए से बी में जब b1 डॉट dl का इंटीग्रेशन करूंगा, ए से बी में b1 डॉट dl का जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या वो इंटीग्रेशन ए से बी वाला और सी से डी वाला ये b1 के लिए सेम आएगा कि नहीं आएगा? यस। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इंटीग्रेशन ऑफ b1 dot dl from a to b will be same as integration of b1 dot dl कौन से वाले में, ए से बी में जो इसका आ रहा है वही सी से डी में भी आएगा, क्यों बेटे? यस सर। है ना, और हमें क्या दिया हुआ है, डी से सी वाला इंटीग्रेशन दिया हुआ है अल्फा के आई के बराबर, डी से सी वाला अल्फा के आई के बराबर दिया हुआ है, तो सी से डी वाला माइनस अल्फा के आई हो जाएगा,
तो ये बराबर हो जाएगा किसके, माइनस अल्फा के आई। ये बात समझ में आती है? अच्छा, तो इन दोनों ही पाथ में b2.dl का इंटीग्रेशन निकाल सकते हो आप? ए से बी और सी से डी में b2.dl का इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं बच्चों? देखो उस डायग्राम को अपन इधर ही ले आते हैं कॉपी करके, तो तुम्हें और ठीक से विजुअलाइज हो जाएगा। ये रहा वो डायग्राम। देखो वायर 1 और वायर 2 में ए बी और सी डी पाथ के लिए कोई डिफरेंस थोड़ी है ना। हमें ये डिस्टेंसेस बराबर दी हुई है। जो डिस्टेंस वायर 1 की है वही डिस्टेंस वायर 2 की है यहाँ से, है ना। बस फर्क क्या है, वायर 2 का करंट ट्वाइस है और डायरेक्शन अपोजिट है। तो हमें क्या करना है, सेम पाथ में जो b1.dl आ रहा है वैसा ही b2.dl आएगा, बस एक साइन का डिफरेंस आ जाएगा। क्या मैं इसको 2 अल्फा के आई ऐसा लिख सकता हूँ? यस सर। बोलिए बच्चों। अगर b1.dl की वैल्यू ए बी पाथ के लिए कुछ है, तो b2.dl की वैल्यू उसी पाथ के लिए एक तो अपोजिट साइन की हो जाएगी और ट्वाइस मैग्नीट्यूड की हो जाएगी। क्यों बेटा? Yes, sir. उसी तरह से अब बीसी वाले पार्ट के बारे में बात करते हैं। तो बीसी में हमें b1.dl तो दिया हुआ है, बी से सी b1.dl तो दिया हुआ है अल्फा डैश के आई। बी टू सी में b1.dl दिया हुआ है कितना, अल्फा डैश के आई। तो एक बात बताओ बेटे, अच्छा साथ ही साथ हमें एक चीज और दी हुई है, जरा ध्यान देना। हमें डी से ए में b1.dl दिया हुआ, हमें क्या दिया हुआ है, डी से ए में b1.dl की वैल्यू दी हुई है हमें। कितनी दी हुई है, के आई के बराबर। यानी डी से ए जाता हूं तो 1 वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका लाइन इंटीग्रल कितना आता है, के आई के बराबर उसका लाइन इंटीग्रल आता है। ये आता है बच्चों। अच्छा, जो लाइन इंटीग्रल वायर 1 का डी से ए में आएगा, वैसा ही लाइन इंटीग्रल वायर 2 का बी से सी में आएगा कि नहीं आएगा? Yes, sir. Yes. b2.dl फॉर पाथ b2c, क्या ये मैं इसके जैसा लिख सकता हूं? तो एक तो मैग्नीट्यूड तो दुगना करना ही करना है अपने को, मैग्नीट्यूड तो हमें क्या करना है, दुगना करना है। और क्या डायरेक्शन भी अपोजिट कर दें क्या?
क्या इसको No, माइनस sir. 2KI लिख दूं? देखो आप ऐसे समझिए, B1 वेक्टर कैसा बनेगा? B1 वेक्टर बनेगा इस तरह का। ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा? ये डायरेक्शन होगी किसकी? B1 वेक्टर की। और B2 वेक्टर कैसा बनेगा? वो इस तरह का बनेगा। क्या B2 वेक्टर इस तरह का बनेगा? Yes, sir. B2 वेक्टर इस तरह का बनेगा। तो देखो B1 वेक्टर की डायरेक्शन, B1 वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो D से A वाले पाथ के लिए जो DL वेक्टर बन रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में है ना। DL वेक्टर तो नीचे की तरफ बन रहा है और B1 वेक्टर तो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन में है ना। लेकिन जब मैं इस B2 वेक्टर की बात करता हूं तो B2 वेक्टर तो B से C वाले पाथ की डायरेक्शन में ही तो बन रहा है। B2 वेक्टर जो बन रहा है वो B से C वाले पाथ की डायरेक्शन में ही बन रहा है कि नहीं बन रहा? Yes, sir. B2 वेक्टर जो बन रहा है वो B से C वाले पाथ की डायरेक्शन में ही बन रहा है। तो यहाँ पर जो साइन आना चाहिए उसका अपोजिट साइन इधर आना चाहिए। तो इधर KI है तो इधर माइनस साइन तो आना ही चाहिए। तो B से C में हमें -2KI लिखना चाहिए, है ना। C से D का मसला तो अपन पहले ही हल निपटा चुके हैं। अब बात आती है D से A की, है ना। D से A में कैसे लिखेंगे? देखो D से A में जब हमें लिखना होगा तो B1.dl लिख लेते हैं पहले। B1.dl फॉर D to A। ये तो हमें दिया ही हुआ है, KI, दिस इज ऑलरेडी गिवन। अब B2.dl और हमें कैलकुलेट करना है। B2.dl की क्या वैल्यू आएगी? किस पाथ के लिए? वही B से C वाले पाथ के लिए, है ना। नहीं सॉरी, D से A वाले पाथ के लिए। तो D से A वाले पाथ में B2.dl हम किसको देख करके लिख सकते हैं बेटे? क्या जो B से C में जो इन्होंने B1.dl ले रखा होगा उसको देख करके क्या मैं B2.dl लिख सकता हूँ? क्या इस वाले एक्सप्रेशन को देख करके लिख सकता हूँ? Yes, sir. है ना। अब देखो B से C में जब B1.dl आप लिखने जाओगे तो B1 की वजह से जो डायरेक्शन है वो ऐसी है, मैग्नेटिक 1 की मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस नीचे की तरफ जा रही होंगी। मतलब क्या वो C से D की तरफ जा रही है ना। और B से C वाला आपने अल्फा डैश KI लिखा है। लेकिन जब मैं 2I वाले की वायर की वजह से लिखूंगा तो D से A में लिखूंगा तो मैं तो क्या है, DL वेक्टर की डायरेक्शन में ही जा रहा हूँ। तो क्या मैं फिर से इसको -2 अल्फा डैश KI ऐसा लिख सकता हूँ? दुगने मैग्नीट्यूड का और अपोजिट साइन का ऐसा लिख सकता हूँ? Yes. तो अब देखो ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 8 टर्म आ गई हैं। इन सबको अगर ऐड कर दें तो ये μ0I के बराबर आ जाना चाहिए। तो यानी हम क्या लिख सकते हैं? -αKI
या इसको एक साथ क्लब करके पहले ही लिख दो, कितना, -2 अल्फा के आई। इन दोनों को ऐड करके लिख देंगे कितना, +2 अल्फा के 4 अल्फा के आई। ये ऐड होकर के हो जाएगा कितना, 4 अल्फा के आई। फिर उसके बाद दोनों का बी से सी वाला, तो अल्फा डैश के आई -2 के आई। फिर डी से ए वाला दोनों का के आई -2 अल्फा डैश के आई। ये बराबर है किसके, म्यू नॉट टाइम्स आई के। तो क्या हो जाएगा देखो, इन दोनों को ऐड कर दोगे तो 2 अल्फा के आई ऐसा आ जाएगा। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, -अल्फा डैश के आई। और इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा -के आई। ये बराबर है म्यू नॉट टाइम्स आई के। आई से ये आई कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ से के कॉमन आ गया। क्या वैल्यू आ गई, 2 अल्फा -अल्फा डैश -1 इज इक्वल टू म्यू नॉट। तो के की वैल्यू अपने पास आ जाएगी म्यू नॉट अपॉन 2 अल्फा -अल्फा डैश -1। ऐसी वैल्यू के की अपने पास आ जाएगी। क्या ये बात समझ में आती है बच्चों? Yes. तो देखो, सिमेट्री का यूज करके और एम्पियर्स लॉ का यूज करके अपन ये वैल्यू पता लगा सकते हैं। सर नोट करना था। हम्म हो गया ये बच्चा? Yes sir. ओके, देखो, मान लो हमें कहा जा रहा है कि कई सारे वायर्स हैं और वो एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक ऐसे एक लाइन में अरेंज्ड। a very large number of infinitely long wires
are arranged as shown in figure. Each wire carries a current I. And number of wires per unit length is n, where total number of wires are infinitely large. Then find the strength of magnetic field at a perpendicular distance of this perpendicular distance d from the given sheet of wires. From the given sheet of wires. यहाँ पर कोई पॉइंट हमें ले लेना है और इस पॉइंट पर हमें स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पता लगाना है। अब देखो इसका एक तरीका तो क्या है बेटे, मान लेते हैं कि अगर इस डायग्राम को हम कॉपी कर लें पहले तो क्वेश्चन तो नोट कर लिया ना बच्चों सबने? Yes, sir. सर तो देखो बेटे बात क्या है कि यहां से हम कुछ डी डिस्टेंस पे रहते हैं, इस पॉइंट पर हमें स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पता लगानी। ये जो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पॉइंट है, वहां से हम कुछ x डिस्टेंस पे जाते हैं और x डिस्टेंस पे जाकर के हम क्या करते हैं, dx विड्थ कंसिडर करते हैं। नंबर ऑफ वायर्स पर यूनिट लेंथ हमें n दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ वायर्स इन विड्थ dx कितना हो जाएगा,
ये n dx के बराबर ये वैल्यू आ जाए। और ये वायर मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में जनरेट करेंगे बच्चों? ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेंगे, ये जो r वेक्टर बन रहा है इन वायर्स के रेस्पेक्ट में, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेंगे। क्या मैं बोल सकता हूँ इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट? Yes. ठीक है। और उसी तरीके से क्या है, आप x डिस्टेंस दूसरे साइड पे चले जाओ, इतने ही डिस्टेंस दूसरे साइड पे चले जाओ, तो वहां पर ये मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में जनरेट करेंगे वो देखते हैं अपन। तो वहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इस वाली लाइन के परपेंडिकुलर होगा। ये आर वेक्टर बन जाएगा जो व्हाइट कलर में मैंने बनाया है, तो इसके परपेंडिकुलर, यानी कि इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट। अब क्या है, ये एंगल है थीटा, इधर भी एंगल हो जाएगा थीटा। ये इन बंच ऑफ वायर्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ अगर हम डीबी कहें, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि इन दोनों का रिजल्टेंट मिला करके 2 dB cos थीटा आ जाएगा? आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बच्चे? Yes, sir. जहां पर ध्यान दो कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा होगा, और ये एंगल फिर से थीटा बन जाएगा। ये थीटा है तो ये वाला 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल फिर से मिल जाएगा थीटा। ये बात समझ में आती है? Yes, sir. तो ये आ जाएगा कितना, 2 dB। dB को क्या लिख दें, एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की वजह से देखो ये वाली डिस्टेंस √d² प्लस x² हो जाएगी, तो हो जाएगा dB को लिखेंगे μ0 I, है ना? सर I 2 बेसिकली dB sin थीटा नहीं। 2 dB sin थीटा आएगा, बिल्कुल सही बोल रहे हो तुम, है ना बच्चों? कॉस वाला कंपोनेंट तो कैंसिल हो जाएगा ना बच्चों? कॉस वाला कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा या नहीं? होगा सर। साइन वाला आएगा, है ना? अब dB की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ। देखो एक एक वायर की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, μ0 I डिवाइडेड बाय 2 πr। r क्या है, √d² प्लस x², राइट? एक वायर की वजह से इतना मैग्नेटिक फील्ड होगा। और कितने वायर्स हैं ये, dx लेंथ में कितने वायर्स हैं, n dx हैं, तो इन सब के मिलाकर के इतना मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे cos थीटा से, तो cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी x अपॉन √d² प्लस x², यानी कि ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो μ0 I n इंटू x dx अपॉन पाई इंटू d² प्लस x², ये ऐसा आ जाएगा। रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ इतनी आ जाएगी। सर वो d अपॉन √d² प्लस x² आएगा क्या? cos थीटा की वैल्यू, बेटे थीटा ये वाला एंगल है ना,
थीटा इज दिस एंगल। sin theta ले लेना। अच्छा हमने साइन थीटा लिया है, सॉरी। हाँ, साइन थीटा लिया है तो डी आएगा, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। साइन थीटा है तो क्या आएगा यहाँ पे, डी आएगा। ये ऐसा आ जाएगा। अब देखो रिजल्टेंट पता करना है तो इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा बेसिकली। इस पूरे का इंटीग्रेशन कर देते हैं अपन। तो क्या ये इंटीग्रेशन, देखो इंटीग्रेशन करने, ये जो क्वांटिटी यहाँ पे लिखी हुई है इसका इंटीग्रेशन आप लोग डायरेक्टली याद रख सकते हो। म्यू नॉट आई एन डी तो खैर इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, पाई भी बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन की लिमिट्स क्या लगाएंगे, मतलब x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक सब्स्टिट्यूट करेंगे? क्या x को 0 से इन्फिनिटी तक वेरी कर सकते हैं? क्या x को 0 से इन्फिनिटी तक वेरी कर सकते हैं बच्चे? यस Yes. है ना। अब माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि लेफ्ट वाले एलिमेंट्स का कंट्रीब्यूशन अपन ऑलरेडी लेते ही जा रहे हैं, मैंने 2 लगा ही दिया है। तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तो जाने की जरूरत अपने को नहीं। तो म्यू नॉट आई एन डी बाई पाई इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ऐसा आ जाएगा, और इसको इंटीग्रेट कर दूंगा 0 से इन्फिनिटी तक। अब ये इंटीग्रेशन को क्या लिख सकते हो आप, म्यू नॉट आई एन डी बाई पाई, ये वाला इंटीग्रेशन आएगा 1 बाई डी tan इनवर्स ऑफ x बाई डी एंड पुट लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। ये याद रखना है बच्चों अपने को, ये इंटीग्रेशन है। वैसे मैथ्स में कुछ ही दिनों में आप पढ़ ही लोगे, लेकिन अभी ज़रूरत आई है तो मैं बता देता हूँ। dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 1 बाई ए tan इनवर्स ऑफ x बाई ए, where a is a constant। ठीक है बच्चों, तो ये d से d कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास b रिजल्टेंट की क्या वैल्यू आ जाएगी, म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाई पाई इंटू tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स 0, ऐसा करना पड़ेगा हमें। अब ये tan इनवर्स इन्फिनिटी क्या होता है बच्चों, Pi by 2. pi by 2 and tan inverse 0 is 0. 0। तो ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और b रिजल्टेंट की क्या वैल्यू आ जाएगी, म्यू नॉट एन आई बाई 2 के बराबर b रिजल्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। और ये देखो d के इंडिपेंडेंट आ गया है, ये जो वैल्यू आ गई है वो d के इंडिपेंडेंट आ गई। यानी इस तरह की प्लेट थी आपके पास, आपने यहाँ पर d डिस्टेंस पर स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकाली और वो किस डायरेक्शन में आ गई, एक तो इस डायरेक्शन में आ गई और d के इंडिपेंडेंट आ गई, है ना। ऑब्वियसली उसमें इन्फिनिटी का योगदान तो है ही, ठीक है, ऐसे आ गई। मतलब अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस की बात करूं तो वो इस तरह की बनेंगी बच्चों, ये बात समझ में आ रही है। और नीचे की तरफ ये जो शीट ऑफ वायर्स बन रही है उसके नीचे की तरफ अगर बी निकालोगे तो वो इस डायरेक्शन में आ जाएगा।
आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? Yes, sir. म्यू नॉट एन आई बाई 2, सॉरी, म्यू नॉट एन आई बाई ये नोट कर लिया सबने बच्चों? सर ऊपर का थोड़ा देखना। ऊपर का पेज देखना। सर क्वेश्चन वाला एक बार देखा। क्वेश्चन भी देख लो, ये रहा क्वेश्चन। हाँ सर वो सर ये मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेट ही हो गया ना? क्या बेटे? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेट। इनफाइनाइट प्लेट, बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेट की तरह से भी आप इसको समझ सकते हो। ये वाला पेज नोट कर लिया? हाँ सर हो गया। ये जो n इंटू आई जो आ रहा है ना, इसको आप करंट पर यूनिट लेंथ की तरह से भी ट्रीट कर सकते हो। n इंटू आई को हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं? करंट पर यूनिट विड्थ। n इंटू आई को डी आई बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं। मतलब dx विड्थ में अगर di करंट फ्लो हो रहा है तो यूनिट विड्थ में कितना करंट फ्लो होगा? di बाई dx। हो गया सर। हो गया बेटे? ओके। अब देखो, इसी चीज को हम पता है एम्पियर्स लॉ से भी डिराइव कर सकते हैं। कैसे? देखो, मानो कि ये वही हमारे पास क्या है, अरेंजमेंट ऑफ वायर्स है। हर वायर में कुछ आई करंट फ्लो हो रहा है और नंबर ऑफ वायर्स पर यूनिट विड्थ जो है वो n के बराबर।
तो हम क्या करते हैं कि एक ऐसा एम्पीरियन लूप बना लेते हैं। कंसिडर एन स्मॉल एम्पीरियन लूप लाइक दिस। अब देखो इतना तो हमें समझ में आ ही जाता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो इस तरह से होगी और यहाँ पर ऐसे होंगे। ये बात समझ में आती है बच्चों? और हम Yes, क्या sir. कर रहे हैं, डीएल वेक्टर को ऐसे ले रहे हैं, ए बी सी डी, ए से बी, बी से सी, ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ए। तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल इन द क्लोज पाथ ए बी सी डी, ये बराबर होना चाहिए म्यू नॉट टाइम्स सिग्मा आई इनसाइड के बराबर। नाउ हाउ टू राइट बी डॉट डीएल फॉर दिस पाथ। ए से बी में बी डॉट डीएल कैलकुलेट करते हैं, फिर बी से सी में बी डॉट डीएल कैलकुलेट करते हैं, फिर सी से डी में बी डॉट डीएल कैलकुलेट करते हैं, फिर डी से ए में बी डॉट डीएल कैलकुलेट करते हैं। और ये किसके बराबर आएगा, म्यू नॉट टाइम्स आई इनसाइड, अंदर से कितना करंट फ्लो हो रहा है। अब देखो पूरे एम्पीरियन लूप की डायरेक्शन क्लॉकवाइज में ली है ना आपने, Yes, sir. ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से, तो क्लॉकवाइज में लिए, तो क्लॉकवाइज में लिए तो इसका मतलब क्या है, क्लॉकवाइज में ली है तो इसका मतलब अंदर करंट को पॉजिटिव लेंगे। अब ये पूरा का पूरा करंट अंदर ही तो फ्लो कर रहा है ना। हम इस रेक्टेंगल की लेंथ एल मान लेते हैं। तो देखो एक वायर में आई करंट फ्लो हो रहा है, कितने वायर हैं ऐसे, क्या ऐसे n इंटू एल इतने वायर्स हैं क्या? यस तो इस लूप के अंदर से जो करंट फ्लो हो रहा है वो आई एन एल ऐसा हो जाएगा। इस लूप के अंदर से जो करंट फ्लो हो रहा है वो हो जाएगा आई एन एल। तो यहां से हमारे पास क्या वैल्यू आएगी बेटे, ए से बी, ए से बी में जब आप कैलकुलेट करने जाओगे तो क्या बी डॉट डीएल 0 हो जाएगा क्या? देखो यस सर। क्योंकि क्या है, डीएल वेक्टर की डायरेक्शन तो ऐसा है और बी वेक्टर की डायरेक्शन ऐसी है। तो क्या बी वेक्टर और डीएल वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री है? तो क्या बी डॉट डीएल ए से बी के लिए 0 हो जाएगा? यस बी डॉट डीएल ए से बी के लिए 0 हो जाएगा। तो हमारे पास ये वैल्यू तो आ गई 0। अब बी से सी में बी डॉट डीएल की बात करें तो बी से सी के लिए देखो, बी वेक्टर और डीएल वेक्टर, क्या ये दोनों सेम डायरेक्शन में हैं? बोलिए भाई। Yes, sir. डीएल वेक्टर और बी वेक्टर यहाँ पर सेम डायरेक्शन में है। तो क्या हो जाएगा, इसके लिए बी डॉट डीएल जब आप लिखोगे तो वो बी इंटू एल के बराबर ही आ जाएगा।
सी से डी में फिर से 0 आ जाएगा, डी से ए में फिर से बी इंटू एल के बराबर आ जाएगा। देखो डी से ई में फिर से बी वेक्टर और डीएल वेक्टर सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? यस Yes, sir. सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो ये बराबर आ जाएगा म्यू नॉट टाइम्स आई एन एल के। एलएचएस में मेरे पास 2BL आ गया और आरएचएस में आ गया म्यू नॉट आई एन एल। एल से एल कैंसिल हो जाएगा, तो बी की क्या वैल्यू आ जाएगी? म्यू नॉट एन आई बाई 2। म्यू नॉट एन आई बाई 2 इतना आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आती है? यस सर। अच्छा, उसी तरह से बच्चों अगर हम ऐसा कहें कि एक ऐसी लाइन है वायर्स की और एक और इसके पैरेलल में एक और लाइन रखी हुई है ना। एक लाइन में करंट फ्लो हो रहा है अंदर की तरफ, अरे यार उसी को कॉपी कर लेते हैं, कोई बात नहीं, अब मैं बना देता हूँ। एक लाइन में करंट फ्लो हो रहा है किधर? अंदर की तरफ। कई सारे इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर्स हैं और अंदर 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 सब में करंट फ्लो होता जा रहा है। और जो इसके पैरेलल जो वायर्स की लाइन है उनमें करंट किधर फ्लो हो रहा है बेटे? उनमें बाहर की तरफ करंट फ्लो हो रहा है। उनमें करंट फ्लो हो रहा है बाहर की तरफ, बाहर 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 बाहर, इस तरह से करंट उनमें फ्लो हो रहा है। तो क्या हम इसकी वजह से कैलकुलेट कर सकते हैं कि बी की क्या वैल्यू आएगी? देखो कुछ पॉइंट्स हमें दे दिए गए, मान लो एक पॉइंट दे दिया गया ए, एक पॉइंट दे दिया गया बी, एक पॉइंट दे दिया गया सी। इनकी वजह, इन सारे पॉइंट्स पर मैग्नेटिक फील्ड की क्या वैल्यू आएगी? दोनों में हमें दिया गया है वायर्स पर यूनिट लेंथ n है और करंट हर वायर में I फ्लो हो रहा है ना। या डायरेक्टली इसकी जगह हमें ऐसा भी दे दिया जाता है कि करंट पर यूनिट विड्थ इज k। दोनों वायर्स में k है। व्हाट इज k? k इज करंट पर यूनिट विड्थ। करंट पर यूनिट विड्थ की वैल्यू k। अब देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे। जैसे ए पॉइंट है तो जिन वायर्स में करंट अंदर जा रहा है वो ए पॉइंट पर किधर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं? इस तरफ। और बी पॉइंट पर किधर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं? लेफ्ट की तरफ। और जिनमें करंट बाहर जा रहा है वो ए पॉइंट पर किधर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं? लेफ्ट की तरफ। और बी पॉइंट पर भी किधर प्रोड्यूस कर रहे हैं? लेफ्ट की तरफ। और सी पॉइंट पे किधर प्रोड्यूस कर रहे हैं? राइट की तरफ, है ना। और जिनमें करंट अंदर जा रहा है वो सी पे किधर प्रोड्यूस कर रहे हैं? लेफ्ट की तरफ। बोलो भाई ऐसा है या नहीं? Yes, sir. ये लेफ्ट राइट का पता कैसे लगा सकते हो आप?
सिंपल सा है कि भाई क्या है, जैसे करंट अंदर जा रहा है ना, तो करंट अंदर जा रहा है तो करंट की डायरेक्शन में अपना अंगूठा रखो और उंगलियों को ऐसे स्ट्रेच कर लो। जिस भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड पता लगाना है उस पॉइंट की तरफ उंगलियों को स्ट्रेच कर लो। तो क्या हो जाएगा, जो पाम की डायरेक्शन है, आपकी हथेली की डायरेक्शन है, वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपको बता देगा। तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन राइट की तरफ आ रही है जब ए पॉइंट पे कैलकुलेट करेंगे, ऊपर वाली शीट की वजह से राइट में आ रही है, नीचे वाली शीट की वजह से लेफ्ट में आ रही है ए पॉइंट पर। बी पॉइंट पर जब आप देखोगे तो ऊपर वाली शीट की वजह से लेफ्ट में और नीचे वाली शीट की वजह से भी लेफ्ट में। और सी पॉइंट पर जब देखोगे तो नीचे वाले शीट की वजह से राइट में और ऊपर वाली शीट की वजह से लेफ्ट में। तो क्या होगा, ए पॉइंट पर स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगी, सी पॉइंट पर भी स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगी, और बी पॉइंट पर स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट एन आई बाई टू होती है, एन आई को ही के लिख देते हैं, तो म्यू नॉट के बाई टू प्लस म्यू नॉट के बाई टू। तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बी पॉइंट पर क्या म्यू नॉट इंटू के बराबर आ जाएगा। बोलिए बच्चों। Yes, sir. डायरेक्शन उसकी लेफ्ट की तरफ होगी। क्या ये बात समझ में आ रही है बच्चों सबको? अब देखिए, एम्पियर्स लॉ का इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। कैसे कि आपको कहा जाए कि भाई एक वायर है ना, मतलब वायर क्या है, ये तो कोई ऐसे ही एक पाथ है ना, ए से बी तक कोई पाथ हमें दिया हुआ और इसकी लेंथ है एल, और यहां से एल बाई टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर, मतलब इसके एंगल बाइसेक्टर के अलोंग क्या है, देयर इज एन इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है आई, अ करंट आई flows through an infinitely long wire.
find B dot DL for the path A to B। A से B वाले पाथ के लिए B डॉट DL की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। Find B dot DL for the path A to B। ये बात समझ में आ रही है बच्चों? Yes, sir. अब कैसे कैलकुलेट करें भाई इसे? देखो यहाँ पर हम एम्पियर्स लॉ की मदद लेंगे और इसको बड़ी आसानी से सिमेट्री के आर्गुमेंट यूज करके इसको कर लेंगे। ये हमारा आज का आखिरी एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि कुछ बच्चों के एग्जाम हैं कॉलेज में। तो देखो ये करंट आई फ्लो हो रहा है। मैंने क्या किया, ऐसे कुछ सेगमेंट्स और ऐड कर दिए मैंने। BC CD DA सेगमेंट्स और ऐड कर दिए। और क्योंकि देखो ये वाली लेंथ L/2 हमें दी हुई थी, तो ये लेंथ भी कितनी आ जाती है? L/2 आ जाती है ना? तो और ये भी हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अलोंग दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये दोनों लेंथ्स भी L/2 है। तो ये जो करंट कैरिंग वायर है ये बिल्कुल बीच में है ना? अब अगर अपन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाते हैं इस वायर की वजह से, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह की बनेंगी ना? Yes, sir. वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो इस तरह की बनेंगी। और आप मूव कर रहे हो A से B, B से C, तो आप एक तरीके से इनके अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हो। अच्छा एक बात बताओ, इस पूरे के लिए हम एम्पियर्स लॉ लगा दें। अप्लाई एम्पियर्स लॉ फॉर क्लोज लूप ABCD। तो कितना हो जाएगा ये? इंटीग्रल ऑफ B डॉट DL फॉर ABCD इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स सिग्मा आई इनसाइड। अब अंदर से तो वैसे देखा जाए तो एक ही वायर तो पास हो रहा है ना? अब ABCD की डायरेक्शन में राइट हैंड फिंगर्स घुमाओ आप। किस डायरेक्शन में? A से B, B से C, C से D और D से A। इस डायरेक्शन में राइट हैंड फिंगर्स को रोटेट करो। तो इस डायरेक्शन में जब राइट हैंड फिंगर्स को रोटेट करोगे तो करंट की डायरेक्शन बाहर आ जाएगी बेटे, है ना? लेकिन यहाँ पे करंट अंदर जा रहा है तो इसको -I लिख दूंगा ना।
एक बात और, क्या जो बी डॉट डीएल की वैल्यू ए से बी के लिए आएगी वही बी से सी, वही सी से डी, वही डी से ए के लिए आएगी? तो क्या इसको 4 टाइम्स बी डॉट डीएल ऐसा लिख सकते हैं? 4 टाइम्स बी डॉट डीएल फॉर ए टू बी। तो इसका मतलब ए से बी वाले पाथ में अगर आपको बी डॉट डीएल निकालना है तो क्या ये वैल्यू माइनस म्यू नॉट आई बाई 4 के बराबर लिखी जा सकती है? क्या ये वैल्यू माइनस म्यू नॉट आई बाई 4 के बराबर लिखी जा सकती है बच्चों? यस सर। है ना, ये बात। सर आपने इनसाइड द प्लेन को नेगेटिव माना ना इसलिए। वो अपने आप ही नेगेटिव हो गया ना, बिकॉज देखो उन्होंने हमसे कहा गया था आप ए से बी इंटीग्रेट करो। ए Okay, से बी इंटीग्रेट करें तो फिर हमारे पास क्या चॉइस है? अपन को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही जाना है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है तो इनसाइड द प्लेन नेगेटिव ही हो जाएगा। ओके सर। मैंने बताया था ना, डीएल वेक्टर के सेंस के हिसाब से करंट डिसाइड होगा कि करंट पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव। अब डीएल वेक्टर एंटी क्लॉकवाइज में है तो करंट अंदर है तो इसलिए नेगेटिव होगा, अगर बाहर होता तो करंट पॉजिटिव होता। ठीक है बच्चों, तो Yes, बाकी अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे अपन, है ना। वो ए बी सी सेक्शन जो मैंने दिए हुए हैं भाई उनको कंप्लीट करिए आप लोग। yes, sir. ओके।